तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक और जानकारी आपको दे दूं। एक अजीब तरह के जुर्म की, या ये कहें कि जुर्म के बाद जो कुछ हुआ। करीब 31 साल पहले 1991 में उत्तर प्रदेश के कायमगंज में एक परिवार के 6 लोगों का कत्ल हो जाता है। वजह ये थी कि उस परिवार का एक लड़का एक दूसरे परिवार के लड़के के साथ की लड़की के साथ उसका रिश्ता था, और दोनों परिवार को ये बात पसंद नहीं थी। तो जिस परिवार की बेटी थी, उस परिवार के 3 लोगों ने 18 अगस्त 1991 को लड़के के घर में घुसकर उस घर के कुल 5 लोगों को मार डाला, और एक पड़ोसी भी इत्तेफाक से वहाँ था तो उसका भी कत्ल हो गया। 6 लोगों का कत्ल हो गया, और इन 6 लोगों का जो कत्ल किया था वो 3 लोगों ने लड़की के परिवार से किया था मिलकर। कत्ल करने के बाद तीनों भागते नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है, फिर चार्जशीट दाखिल होती है, अदालत में मुकदमा चलता है। 1991 का ये केस था। अब मुकदमा चलने के बाद लोअर कोर्ट इन तीनों को सजाए मौत दे देती है, फांसी की सज़ा। अब इत्तेफाक से जब लोअर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो ये तीनों ज़मानत पर बाहर आ गए थे, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया था, चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी और लोअर कोर्ट में टाइम भी काफ़ी लगा, तो बाहर आ गए। अब बाहर आ गए, इसी दौरान में अदालत का फैसला आया कि तीनों को सजाए मौत देनी है। अब जैसी सजाए मौत देने की बात आई तो यह कि भैया तीनों को पकड़ो, वापस जेल में लाओ, ताकि अब जिसको डेथ पेनल्टी है, सजाए मौत है, उसको ज़मानत तो दी नहीं जा सकती। अब पुलिस भागी आई तीनों को पकड़ने के लिए, तो पता चला उनमें एक से तो है, 2 गायब है। अब जो एक मिला उसको उठा के ले गए जेल, 2 गायब। अब दोनों को ढूंढते रहे, 95, 96, 97, 98, 99 साल दर साल बीतते गए। अब 31 साल हो गए थे, किसी का कुछ पता ही नहीं। तभी अचानक अभी इनमें से एक जो 2 भागा हुआ था, उसका नाम है राम सेवक। ये फर्रुखाबाद में एक भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु सड़क किनारे था। ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, उसे लगा कि ये ट्रैफिक के बीच में आ रहा है और इस तरीके से बैठा है या टहल रहा है, तो उसने उसे पकड़ा कि तुम कौन हो, क्या हो। और इत्तेफाक से उसने कुछ ऐसी चीज़ बताई, और ये जो पुलिस वाला था, इसका कोई और जानने वाला पुलिस वाला, कि उसे लगा कि ये कोई मुजरिम टाइप है। इसके बाद जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो मालूम हुआ कि ये वो शख्स है जिसको फांसी की सज़ा हो चुकी है, और ये 31 साल से गायब है और अब तक कहीं मिला नहीं। अब फ़ौरन बताया गया, फिर जिस इलाके कायमगंज का ये मामला था तो वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, वो भी खुश हो गए। अब उसके बाद राम सेवक इसका नाम है, 31 साल के बाद, सोचिए, एक सज़ाए मौत की सज़ा पाने वाला कैदी वो भागा हुआ था। अब वो पकड़ाया, उसे वापस जेल भेजा गया। अब उससे पूछा गया कि इतने सालों से तुम कहाँ थे, 25-26 साल से? तो उसने बताया कि मैं दिल्ली आ गया था, फिर दिल्ली में आकर मैंने जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनके साथ जुड़ गया, फिर मैं भिक्षु बन गया, फिर इधर उधर टहलता रहा, घूमता रहा, घूमते घुमाते आखिरकार अब यूपी आया, लेकिन फिर यूपी में आखिरकार पकड़ा गया। तो एक मौत की सज़ा पाने वाला शख्स 31 साल पहले जो कत्ल किया था, आखिरकार अब वापस जेल में है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसे फांसी हो, क्योंकि अभी ये तो सिर्फ निचली अदालत का फैसला है। अभी तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर मर्सी पिटीशन है, फिर रिव्यू पिटीशन है, कितने सारे पिटीशन है, वो तो निर्भया में आपको सब याद ही हो गया होगा। तो ये अपडेट थी, लेकिन अब आज की कहानी के ऊपर आते हैं। शातिर दिमाग इंसान नामालूम कत्ल के या जुर्म के कितने अजीब अजीब तरीके सोचता रहता है, कैसे कैसे तरीके। आज की कहानी तेलंगाना की है। तेलंगाना में एक जगह है, खम्मम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था शेख जमाल साहब। साहब बोलने वाला नहीं, कई लोग साहब अपने नाम के आगे भी लिखते हैं। तो शेख जमाल साहब, उम्र करीब 48 साल, एक बीवी जिसका नाम इमाम बी, और बच्चे ठीक ठाक किसानी, ये किसान थे पेशे से, और सब ठीक चल रहा था। लेकिन इसी दौरान में शेख साहब की बीवी जो इमाम बी है, उनका एक पड़ोस में रहने वाले नौजवान एक शख्स जिसका नाम मोहन राव, उससे दोस्ती हुई, फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। अब ये बात शेख साहब को पता नहीं है। धीरे धीरे इधर इन दोनों का अपना रिश्ता परवान चढ़ रहा है।
वक्त बीतता जा रहा है। लेकिन फिर करीब 4 महीने पहले अचानक एक रोज़ शेख साहब अपनी बीवी इमाम बी को मोहन राव के साथ देख लेते हैं। शेख साहब को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी बीवी को डांटते हैं, समझाते हैं, पीटते भी हैं और इसके बाद वार्निंग भी देते हैं। बात आई गई हो जाती है। शेख साहब को लगा कि अब उनकी बीवी नहीं मिलेंगी। बस धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब वो दोनों भी थोड़ा मिलना कम कर देते हैं शेख साहब के डर की वजह से। लेकिन इधर अब इमाम भी परेशान हो गई। उन्हें लगा कि एक बार रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं, अब अगर हुआ तो शेख साहब बहुत मारेंगे, पीटेंगे, हो सकता है घर से निकाल दें, तो ये भी डर। लेकिन दूसरी तरफ उधर ये कि मोहन राव से को भी नहीं छोड़ सकते, उसका भी साथ चाहिए। एक ये भी ख्वाहिश, तो एक तरफ डर और एक तरफ ख्वाहिश, बीच में ज़िंदगी झूल रही है। अब क्या करें? इमाम भी ने बहुत सोचा। फिर एक रोज़ मोहन राव से बात की। मोहन राव चूँकि नज़रों में आ चुका था, मोहन राव भी चाहता था कि किसी तरह से ये जो रोड़ा है शेख साहब, ये रास्ते से हटें। उसने इमाम बी को टटोला। इमाम बी भी इसी चीज़ के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा, काम करो, शेख साहब को ही रास्ते से हटा दो, फिर हमारी कोई रुकावट ही नहीं रहेगी। अब दोनों तैयार हो गए। अब लेकिन इसके बाद ये हुआ कि कैसे। अब यहीं से शातिर दिमाग की सोच शुरू होती है। तमाम तरीके उन्होंने सोचे जो आसपास सुनते हैं, कहानियों में, सीरियल्स में, फिल्मों में, अखबारों में, न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कौन कैसे किसको मारा, सोशल मीडिया पे। बट उनका एक था जो हर कातिल, हर क्रिमिनल का होता है कि ऐसे क्राइम करो कि पकड़े ना जाओ। जो पहली गलतफहमी होती है हर क्रिमिनल की, वो यही होती है कि एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे और पकड़े नहीं जाएंगे ताकि पुलिस ना पहुंचे उस तक। तो इमाम भी और मोहन राव भी इसी फ़लसफ़े पे काम कर रहे हैं कि एक ऐसा क्राइम करना है कि जिसमें कहीं से भी कोई सबूत ना छोड़े। तमाम तरीक़ों पे गौर किया, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा हो चुका है, इसमें फंस जाएंगे। करते करते आखिरकार फिर उन्होंने तय किया कि कुछ ऐसा जहर देते हैं जिससे ये लगे कि सांप ने डस लिया हो या कोई और चीज़ हो गई हो। फिर उन्हें याद आया कि ऐसे कई सांप से भी कत्ल करवाने की कहानियाँ आई हैं। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि बाकी गोली, चाकू, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की बजाय ऐसी तरीके को करो जिसको हम लोग हादसा आसानी से बता सकें। इसी के बाद ये तय हुआ कि कोई जहर देकर मारते हैं और ऐसा लगे कि सांप ने डसा है। मोहन राव ने एक आरएमपी डॉक्टर को पकड़ा, उस डॉक्टर से कोई जहर लिया। जहर लेने के साथ साथ उसने नींद की गोली ली, बेहोशी की, और उसने इमाम बी को दे दिया। उसने कहा कि ये जब शेख साहब घर आए तो रात को उनको किसी चीज़ में मिलाकर ये गोली दे देना। जब वो बेहोश हो जाएं या गहरी नींद में चले जाएं तो एक जहर भुजा इंजेक्शन है, ये उनको लगा देना। और उसके लिए सिरिंज भी दे दिया उसने। अब ये सारी चीज़ें दे दी। अब इमाम बी को करना ये था कि सिर्फ 2 गोली देनी थी ताकि शेख साहब बेहोश हो जाए या गहरी नींद में चले जाए, और फिर उसके बाद उस जहरीले इंजेक्शन को उनके जिस्म में डाल देना है। लेकिन कई दिन बीत गए, इमाम बी की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें लगा कि मैंने दवा दी और उनको असर नहीं हुआ, जाग गए और इंजेक्शन देते हुए पकड़ लिया तो फिर क्या होगा। तो दहशत भी थी, डर भी था। इधर मोहन राव हर बार पूछता ये सब देने के बाद कि काम हुआ। इमाम बी हर बार टरकाती नहीं। उसे लगा कि इमाम बी से ये हो नहीं पाएगा, तो अब क्या करें। फिर उन्होंने नया तरीका सोचना शुरू किया। इसके बाद इसी 9 बल्कि 19 सितंबर की बात है। शेख साहब की एक बेटी आंध्र प्रदेश में रहती थी। ये तेलंगाना की बात है, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब उनके घर से 20 या 22 किलोमीटर का फासला होगा। 19 सितंबर की शाम को शेख साहब को अपनी बेटी से मिलने जाना था और उनकी बीवी भी उस वक्त उनकी बेटी के साथ थी। तो शेख साहब ने कहा कि चलो आज शाम को जाकर बीवी और बेटी दोनों से मिल लेते हैं। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और अब मोटरसाइकिल पर वो निकल पड़े बेटी के पास जाने के लिए। उन्होंने बीवी को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। बीवी ने पूछा कि अच्छा खाना वाना बना कर रखना है, कितने बजे तक पहुँचोगे, आमतौर पे जो होता है। शेख साहब ने सारी चीज़ें बता दी, टाइम बता दिया। इधर बीवी ने फ़ौरन मोहन राव को फ़ोन किया। उसने कहा शेख साहब अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ आ रहे हैं, और मोहन राव को पता था रूट क्या है। मोहन राव ने कहा ठीक है। उसने अपने 3 लड़कों को और तैयार किया।
इसके बाद एक ख़ास जगह पर ख़ुद मोहन राव, उसने, चूँकि मोहन राव को पहचान जाते शेख साहब, उसने मंकी कैप पहना। और मंकी कैप पहनने के बाद, आजकल कोरोना वरोना वैसे ही है तो लोग ज़्यादा डाउट भी नहीं करते, मास्क कैप, इसी हाईवे पे जो खम्मम से आंध्र प्रदेश के इस इलाके में जा रहा था, गुंडरई गांव था, वहाँ जाना था, सड़क किनारे खड़ा हो गया। उधर रैकी हो रही है, वहाँ शेख साहब घर से निकले, एक उसके गुर्गे ने जानकारी दी। अब ये वहाँ खड़ा हो गया, बाकी इसके गुर्गे एक और मोटरसाइकिल पर दूर खड़े हैं। जैसे ही शेख साहब की मोटरसाइकिल करीब आई, मोहन राव ने हाथ दिया, शेख साहब ने गाड़ी रोक दी अपनी बाइक। उसने कहा हमें थोड़ा आगे तक जाना है, क्या आप हमें लिफ्ट देंगे? शेख साहब ने कहा कि चलो इस इंसान की मदद कर देते हैं। वो उसके ऊपर बैठ गए बाइक पे। अब बाइक चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क पे सन्नाटा था। अचानक शेख साहब को लगा कि उनकी जांघ में कोई चीज़ चुभी है, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाते, बाइक जब चुभी तो उन्होंने थोड़ी सी बाइक स्लो की। इधर जो पिलियन राइडर था, जो पीछे बैठा, जिसने लिफ्ट मांगी थी, मंकी कैप पहने हुआ था, वो बाइक धीरे हुई थे। अचानक जैसी बाइक धीरे हुई, वो बाइक से कूद पड़ा और कूद कर अंदर दौड़कर भागने लगा। शेख साहब को समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या। एक तरफ मुझे कुछ चींटी जैसे काटने की चीज़ महसूस हो रही जांघ पे, इधर बाइक रुकी और वो भाग रहा उतर कर, बिना थैंक यू बोले और कुछ बोले। तो मामला क्या है? लेकिन ये कुछ होता उससे उसी वक्त उन्होंने फिर फ़ोन निकाला और अपनी बीवी को फ़ोन लगाया और कहा कि एक अजीब वाक़या हुआ है, मैं ऐसे से आ रहा था, एक आदमी ने लिफ्ट मांगी, उसके बाद मुझे लगा कि उसने मुझे कुछ चुभोया है, या हो सकता है किसी चींटी ने काटी, लेकिन मैं पूछता, वो बाइक से उतर कर अंधाधुंध भाग गया और क्यों भाग रहा मुझे कुछ पता नहीं। ये बात जब शेख साहब कर रहे थे अपनी बीवी इमामबी से, तो अभी बात ख़त्म भी नहीं हुई, फ़ोन पे ही थे कि अचानक उन्हें बहुत तेज़ चक्कर आया और वो बाइक समेत, बाइक खड़ी हुई थी, बाइक रोक कर बात कर रहे थे, वो वहीं गिर पड़े सड़क किनारे। फ़ोन हाथ से छूट गया। अब शेख साहब बेहोश। इतने में कुछ वहाँ पे सड़क किनारे खेत है, कुछ लोग काम कर रहे थे, उन्होंने शेख साहब को गिरते हुए देख लिया। वो लोग भाग कर आए तो देखा शेख साहब यहाँ पर गिरे पड़े हुए हैं। उन लोगों ने फ़ौरन बाकी लोगों की मदद से जो नज़दीकी अस्पताल था वहाँ भेजा। एक ने, किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। उधर जब अस्पताल ले गए तो पता चला कि शेख साहब ब्रॉड डेड, उनकी मौत हो चुकी है। अब ये अजीब मामला था। पुलिस की टीम फिर मौके पे पहुंची। उसने जहाँ पे बाइक थी आगे पीछे कुछ देखना शुरू किया। थोड़ी दूर पर उससे पुलिस को एक सिरिंज मिला, तो पुलिस ने कहा पता नहीं ये क्या, खैर अपने कब्जे में लिया। अब ये सारी चीज़ें हो गई। पुलिस ने इसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू की। उधर बीवी, बाकी सब लोगों को खबर की गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पॉइजन निकला है। अब पुलिस को लगा कि ये क्या, ये तो एक कत्ल का मामला है। पहले पुलिस को लगा बाइक पे जा रहे थे, चक्कर आए, गिर गए, हो सकता है हार्ट अटैक या बाकी चीज़ें हों। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। वो सिरिंज जो मिला था उसने केस को थोड़ा सा और मोड़ दिया, और इधर पॉइजन की बात। अब पुलिस ने कहा कि ये क्या हो सकता है मामला। तफ्तीश शुरू हुई, पड़ोसियों से पूछताछ हुई, इधर उधर से बात हुई। इधर एक चीज़ और हुई कि जब जो साहब गिरे अपने, जमाल साहब, शेख जमाल साहब, तो बेहोश होने से पहले कुछ लोग जब उनके पास आए तो उन्होंने ये कहा कि पता नहीं मुझे उसने कुछ चुभाया है, चुभो दिया है। ये बातें सुनी तो जब पुलिस आई थी तो उनमें से एक ने ये स्टेटमेंट दिया कि आखिर में ये कहकर कि किसी ने मुझे चुभोया और वो चुप हो गए। अच्छा, उस बाइक से उतर कर एक बंदे को भागते हुए भी कुछ लोगों ने देखा था, तो पुलिस को ये भी स्टेटमेंट दिया। अब पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया। पुलिस ने पूरी तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो फिर कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ें खंगाली गई। तो जब खंगाली गई तो फिर इमामबी की भी खंगाले गए। फिर कुछ पड़ोसियों से सुगबुगाहट हुई तो एक मोहन राव नाम आया, और 4 महीने पहले वो वाक़या हो चुका था जब इमामबी को शेख साहब ने रंगे हाथ पकड़ा था मोहन राव के साथ। 3 बयान के बाद पुलिस ने अब मोहन राय था उसके भी मोबाइल चेक किए। कॉल डिटेल में इमामबी का भी आया, उसका भी आया, और उस दिन लगातार उसका लोकेशन जो था वो वही था जो शेख साहब का था। इसके बाद पुलिस ने मोहन राय को उठाया, उससे पूछताछ की। फिर उससे पूछताछ के बाद इमामबी को उठाया, फिर उनसे पूछताछ हुई, फिर आरएमपी डॉक्टर को उठाया,
फिर उसके 2 और साथियों को उठाया और सारी कहानी खुल गई। कहानी ये थी कि कत्ल ऐसे करना था कि कत्ल लगे ही नहीं। इमाम भी ने हाथ पैर खड़े कर लिए थे, वो नींद की दवा दे नहीं पाई, इंजेक्शन लगा नहीं पाई। मोहन राय को लगा कि अब मुझे ही करना है। इसी के बाद मोहन ने ये तय किया कि जिस दिन, क्योंकि जमाल शेख अक्सर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे, उसने कहा कि जब ये मोटरसाइकिल पे हों तो एक पीछे कोई लिफ्ट लेकर बैठ जाए और जब वो चले तो उनके जांग पे वो जहरीला इंजेक्शन हल्का सा चुभा दे, जहर अंदर चला जाएगा और उसके बाद उससे चक्कर आएगा। तब तक वो अपने बाइक पे कंट्रोल रख नहीं पाएंगे और बाइक फिसलेगी, मौत होगी जहर से, लेकिन लोगों को लगेगा कि ये रोड एक्सीडेंट का मामला है। और जो जहर चुभोएगा वो जहर चुभोते ही अगले कुछ सेकंड के अंदर बाइक से उतरना है उसे और भाग जाना है। तो ये प्लानिंग थी पूरी कि लगे कि एक रोड एक्सीडेंट का मामला है, जहर देकर नहीं मारा गया। लेकिन इत्तेफाक से कुछ चश्मदीदों ने देख लिया, फिर उन्हें शायद ये भी पता नहीं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आखिरकार एक बीवी और उनके आशिक की जो पूरी साजिश थी वो खुल गई और अब ये तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त पुलिस कस्टडी में थे, अब शायद उनको जेल भेज दिया गया है, जुडिशल कस्टडी में, और आगे की कार्रवाई अब जारी है। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि कैसे कैसे शातिर दिमाग लोग क्या क्या क्राइम करने के लिए सोचते हैं और क्या क्या तरीका सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो बच जाएंगे, अगर वही उसी वक्त वो ये सोच लें कि कुछ भी कर लें और नहीं बचेंगे तो शायद बहुत सारे जुर्म तो अपने आप रुक जाएं, क्योंकि फिर उनकी हिम्मत ही नहीं होगी क्राइम करने की। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आज हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर बहुत पुरानी पूर्वी मेहता, इनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे पूर्वी, आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। साथ ही विपिन यादव मेरठ से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विपिन। प्रीति, इनका भी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और नारायण सिंह जी ने भेजा है। साथ ही अनुज जैन का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनुज जैन। समीर बोहरा, इनका भी बर्थडे है लेकिन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे समीर बोहरा साहब। साथ ही मणि चौधरी के पति, इनके हस्बैंड, इनका आज जन्मदिन है। बट मणि जी ने अपने पति का नाम ही नहीं लिखा, शायद भूल गई खुशी में मेल लिखते वक्त। तो अगली बार ज़रूर नाम लिखिएगा आप, लेकिन पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से आपके पति को, मणि चौधरी जी, बहुत बहुत बधाई। राहुल प्रजापति, इसके अलावा विनय कुमार जायसवाल ने कहानी की फरमाइश की है। जसबीर सिंह, प्रफुल्ल लाल, विनय सिंह ने कहानी की फरमाइश की है। साथ ही ज्वाला बिसेन, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। सौरभ आनंद ने कहानी की फरमाइश की है। मनीष ने कहानी की फरमाइश की है। अंशिका ने एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा शगुफ्ता, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। अकरम, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। अरविंद, कुणाल और जमील, तो आप तमाम लोगों के इस मेल के लिए शुक्रिया। जो भी कहानी है बारी बारी से जल्द पूरा करेंगे। आज फिलहाल कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।